ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत अभिक्रमित अधिगम के विषय में अध्ययन करेंगे। अभिक्रमित अधिगम का तात्पर्य है कि अधिगम कराने के लिए शिक्षण अधिगम व्यवस्था को इस प्रकार से सुव्यवस्थित क्रम ढंग से अध्ययन कराया जाए कि बालक को के व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, उसे हम कहते हैं अभिक्रमित अधिगम। इसको अनुदेशन भी कहा जाता है क्योंकि बालक को अधिगम कराने के लिए उसे प्रत्येक स्तर पर जो निर्देश दिए जाते हैं या शिक्षण अधिगम व्यवस्था में जो आवश्यक परिवर्तन के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं जिससे बालक सीख सके, वे सभी निर्देश क्या कहलाते हैं? अभिक्रमित अनुदेशन कहलाते हैं या अभिक्रमित अधिगम। अधिगम निर्देश इसलिए कहे जाते हैं कि दोनों का परिणाम है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना। अगर इसको और थोड़ा सिंपल शब्दों में देखें तो यानी शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं शिक्षण से लेकर के बालक के व्यवहार में परिवर्तन तक, वो जितने कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसको प्रत्येक स्तरों को ध्यान में रखते हुए जो आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं वह निर्देश बालक को अधिगम कराने में सफल बना दे, तो वह सभी व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? अभिक्रमित अधिगम या अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत आती है। थोड़ा सा इसको और थोड़ा सिस्टमेटिक देखें तो प्रोग्राम्ड लर्निंग के अंतर्गत शिक्षण अधिगम व्यवस्था से संबंधित जो भी क्रिया है, जो भी सामग्री, सबको शामिल किया जाता है। ये जो सामग्री शामिल की जाती है वो उसको किस प्रकार से शामिल किया जाता है? कभी कभी खंड में बांट दिया जाता है अधिगम कराने के लिए, तो कभी खंड को पढ़ाने के बाद संयुक्त रूप से भी ज्वाइंट कर दिया जाता है। लेकिन वह इस ढंग से यह व्यवस्था तैयार की जाती है अभिक्रमित नियोजन यानी श्रृंखलाबद्ध या क्रम ढंग से स्तर बाई स्तर, स्टेप बाई स्टेप जो है ये शिक्षण कार्यक्रम और शिक्षण सामग्री को समायोजित किया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? समायोजित करते समय बालक के मनोवैज्ञानिक व्यवहार, मनोविज्ञान उसे कहते हैं जो मानव के व्यवहार के अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक या कोई आधारभूत निष्कर्ष देता हो या अध्ययन करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक व्यवहार। यानी बालक के व्यवहार के अध्ययन के आधार पर बालक की क्षमता, योग्यता और क्रियाओं के अध्ययन के आधार पर वह चीज़ें क्या की जाती हैं? समायोजित की जाती हैं। वो चीज़ें क्या की जाती हैं? समायोजित की जाती हैं। कौन सी चीज़ें? जो अधिगम सामग्री है या अधिगम कार्यक्रम है, विभिन्न खंड बिंदुओं के विभिन्न खंडों के आधार पर बालक के अधिगम की क्षमता के अनुसार एडजस्ट किया जाता है। और यही नहीं, जो शिक्षण जो अध्यापक है उसके लिए भी उस सभी अभिक्रमित कार्यक्रमों के अंतर्गत तकनीकी विधियों का, उनके अनुभवों का भी उसमें प्रयोग किया जाता है। वह इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है कि बालक जो है, बालक क्या करे? अधिगम को पूर्ण रूप से सीख सके, यानी बालक के व्यवहार में पूरी तरह से परिवर्तन आ सके। यानी अगर इसको हम मिला के देखें, शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत जो विषय सामग्री होती है उसको अभिक्रमित ढंग से इस प्रकार नियोजित वैज्ञानिक विधियों का और मनोविज्ञान का इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है कि बालक के व्यवहार में अधिगम के प्रति पूर्ण रूप से परिवर्तन हो सके, उसे हम कहते हैं अभिक्रमित अधिगम अनुदेशन। यदि अभिक्रमित अधिगम अनुदेशन की अगर हम कुछ गुण की बात करें तो वह इस प्रकार है। यह गुण है बाल केंद्रित एवं व्यक्तिनिष्ठ। यह जो अनुदेशन होता है प्रत्येक बालक के लिए अपना अलग अलग होता है, क्योंकि यह अनुदेशन व्यक्तिनिष्ठ होता है, सिर्फ एक बालक के लिए होता है। सार्वजनिक रूप से अनुदेशन सामान्य व्यवहार के लिए ही दिए जा सकते हैं, परंतु यह जो है अभिक्रमित अनुदेशन वास्तव में एक स्पेशलाइज दृष्टिकोण होता है, एक विशेष दृष्टिकोण होता है। इसलिए यह जो है बाल केंद्रित होता है। प्रत्येक बालक का अपना क्षमता होता है, अपनी योग्यता होती है, उसकी अपनी समस्याएं होती हैं। यानी यह अभिक्रमित अनुदेशन की सफलता व्यक्तिनिष्ठ बालक को, यानी एक बालक को ध्यान में रखते हुए बाल केंद्रित दृष्टिकोण से तैयार करना पड़ता है। कोई उसका स्पेसिफिक सिद्धांत नहीं है कि यही चीज़ हर बालकों में लागू होगी। फिर भी सामान्य नियम तो कुछ है ही जो सामान्य स्तर पर पढ़ाया जाता है और सामान्य स्तर से उपयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में यह व्यक्तिनिष्ठ यानी एक बालक को केंद्रित मान के उसको एडजस्ट किया जाता है, ताकि अध्यापक जो है विशिष्ट बालक, सामान्य बालक और मंदबुद्धि बालक या जो भी हो विशिष्ट हो उसके अनुसार अपने पाठ्यक्रम, अपनी अभिक्रिया, अपनी अनुक्रिया, अपना व्यवहार को सुनियोजित करके उसे अधिगम कराने में सफलता मिल सके।
इसमें दूसरा इसका प्रमुख गुण यह है कि उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन तीनों संयुक्त रूप से इसमें कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? जैसे उद्दीपन का अर्थ हुआ कि जो आपको उद्दीप्त करे, बार बार उकसाए। जैसे आपको भूख लगती है तो यह उद्दीपन का कार्य हुआ। आप भूख को मिटाने के लिए भोजन करते हैं या कोई क्रिया करते हैं तो वह अनुक्रिया हुआ। अब उसके बाद भोजन करने के बाद आपको पुनर्बलन क्या मिला, परिणाम क्या मिला? आपको सुख मिला, संतोष मिला, शांति मिली, ऊर्जा मिला, या इसमें से जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है जैसा आप महसूस करते हो। इस प्रकार से उद्दीपन यानी बालक को ज्ञान चाहिए, उसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया करता है। वह अनुक्रिया सही हुआ कि गलत हुआ वह तुरंत उसी समय जज हो जाता है, उसका मूल्यांकन हो जाता है, क्योंकि इसके प्रत्येक स्तर पर निर्देश दिए गए, सावधानियाँ दी गई हैं अनुदेशन के अंतर्गत। इस प्रकार से ये तीनों संयुक्त रूप से शैक्षिक या अभिक्रमित अधिगम के अंतर्गत यह निर्देश दिए जाते हैं, इसलिए तीनों एक साथ होते हैं, उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन। तीसरा इसका अगर हम गुण देखें तो पृष्ठपोषण के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में वृद्धि, यानी जब तक बालक जिस स्तर पे सीख रहा है उसको पूर्ण रूप से सीख नहीं लेता तब तक उसके अभिक्रमित को यानी उसके ज्ञान को आगे बढ़ाने का अवसर नहीं दिया जाता। जब पूरी तरह से उस स्तर पे सीख लेता है, उस स्तर का नॉलेज हो जाता है, तब उसे आगे का ज्ञान या आगे का व्यवहार उसे सिखाने का प्रयास किया जाता है। यह भी इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। चौथा है सरल से जटिल के लिए उत्तरोत्तर उपयोगी है, अत्यंत उपयोगी है। ऐसे देखें, सरल से यानी इसमें जो है बालक को पहले व्यवहार से जोड़ा जाता है, फिर उसके व्यवहार को अच्छी तरह से समझा करके फिर उसके विशेष क्षेत्रों की तरफ लिया जाता है। यह प्रक्रिया किसी बालक में तभी घटित हो सकती है जब वह प्रत्येक स्तर पर सुव्यवस्थित क्रमढंग से श्रृंखलाबद्ध अध्ययन किया हो, तभी यह प्रक्रिया घटित हो सकती है। यह प्रक्रिया किस शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत की जाती है? अभिक्रमित अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत की जाती है। अन्य व्यवस्थाओं का अलग दूसरा स्वरूप है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आज का अगर ध्यान से देखें तो जैसे आप ट्यूशन लगता है, जो ट्यूशन बच्चों को लगाया जाता है, उसमें क्या होता है? अध्यापक विद्यार्थी की योग्यता, क्षमता, आवश्यकता, समस्या इत्यादि के आधार पर निदान करते हुए उसे आगे की प्रक्रियाओं को अध्ययन कराता रहता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं। अगर छठा इसका अगर हम विशेषता देखें, नहीं पांचवा, अधिगम सामग्री का मूल्यांकन। इसमें यदि जो अधिगम सामग्री सुव्यवस्थित क्रम ढंग से मनोव्यवहार और शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अनुसार जो समायोजित करते हुए वह अधिगम कराने के लिए तैयार किया गया, उसका भी मूल्यांकन होता रहता है। क्यों मूल्यांकन होता रहता है? यदि बालक सीखने में सफल हुआ, बाधाएं कम आई, यानी बालक सीखने में सफल हुआ, तब तो हमारा वह अभिक्रमित निर्देशन, वह अभिक्रमित व्यवस्था उत्तम है। नहीं तो हमको उसको चेंज करके फिर बालक के अनुसार बनाना पड़ता है। यानी हमारी इस अधिगम सामग्री यानी शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत जो कुछ भी है उसका भी मूल्यांकन इस शैक्षिक अनुदेशन के अंतर्गत हो जाता है। छठा अगर हम इसकी प्रमुख विशेषताओं में देखें, निदानात्मक पद्धति का उपयोग, यानी बालक किस स्तर का है, किस स्तर का उसके पास ज्ञान है, किस स्तर का समझ है, उसको ध्यान में रखते हुए सब तैयार किया जाता है। यदि कोई बालक को कोई समस्या आती है तो इस पद्धति के अनुसार उसका पूर्ण रूप से निदान किया जाता है। निदान करके आगे का पाठ या आगे की अधिगम व्यवस्था कराई जाती है जो उस विषय से संबंधित होती है। इसका यह भी प्रमुख विशेषता है। आगे चलते हैं। सातवां इसका है, अधिगम का स्तर बालक के सक्रियता पर निर्भर करता है। यानी यह बाल केंद्रित है, इसलिए बालक जितना सक्रिय रहेगा उतना ही इसे अधिगम कराया जा सकता है। किसी विषय विशेष में या व्यवहार के संदर्भ में या कोई प्रशिक्षण के संदर्भ में या किसी विषय विशेष के अंतर्गत इसको अध्ययन, जितना बालक सक्रिय होगा, जितना वह अपना मन बुद्धि चित्त रुचि प्रदर्शित करेगा, उसी अनुसार उसको सिखाया जा सकता है। यह भी इसकी प्रमुख गुण है। अगला चलते हैं। आठवां इसकी अगर हम प्रमुख विशेषता देखें तो श्रृंखलाबद्ध एवं सुनियोजित अध्ययन। इसमें जो बालक को अध्ययन कराया जाता है, स्टेप बाय स्टेप एक स्तर का दूसरे स्तर से संबंध को जोड़ते हुए सुनियोजित ढंग से उसका अध्ययन कराया जाता है, ताकि बालक जो है विषय विशेष में या अधिगम या प्रशिक्षण विशेष के अनुसार प्रत्येक स्तर को सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करते हुए आत्मसात कर सके, पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके और अपने व्यवहार और अपनी क्रिया को अपने अधिगम या लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण रूप से बना सके। यह भी इसका प्रमुख गुण है। मुझे उम्मीद है कि अभिक्रमित अधिगम
या अभिक्रमित अनुदेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा हमारा पढ़ाया हुआ याद होना ही हमारी सफलता है। अतः आज के लिए इतना ही। हरिओम।